गुड इवनिंग। स्टेट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। ये साइंस एंड टेक की महा मैराथन सीरीज है जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक आज जो है क्लियर करने वाले हैं। वर्मा राजस्थानी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी जुड़ें भाई। देखिए, यहाँ आज हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में और रक्त समूह एवं आरएच फैक्टर, कुछ टॉपिक टेक्नोलॉजी के हैं, कुछ जर्नल साइंस के हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है इसको बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। मयंक शर्मा, नमस्कार। नमस्कार भाई, ठीक है। देखिए, अब हम बिना किसी देरी के लगातार जो है इस सीरीज में क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे और बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा जो आपके आरएस प्रीलिम्स में, इस बार का जो आरएस प्रीलिम्स है उसमें बहुत काम आएगी। इसके अलावा एसआई है ना, और दूसरा अभी सीईटी का भी एग्जाम होने वाला है तो वहां पर भी ये सारे टॉपिक है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर हर रेंज के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और उससे रिलेटेड अन्य इंफॉर्मेशन भी होगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है भाई। पीके भाटी, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और सारे बच्चे जुड़ जाइए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम क्लास आने वाले हैं, तो सभी बच्चों को जो है ये क्लास शेयर कर दें आप। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, सभी बच्चों को फायदा होने वाला है। बलराम सर की विशेष रिक्वेस्ट थी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलनी चाहिए ताकि सारे बच्चों को फायदा हो, इसलिए ये जो है क्लास अपनी किस लिए चल रही है, दोनों मीडियम के लिए। ठीक है भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट, ये भाई एक सैटेलाइट का नाम है एस्ट्रोसैट, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है ना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट विथ रेफरेंस टू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट लॉन्च्ड बाय इंडिया। देखिए, भारत के द्वारा लॉन्च की गई एस्ट्रोसेट के संदर्भ में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट है। देखिए कि यूएसए और रूस के अतिरिक्त केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में इस प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। मींस इंडिया इज द ओनली कंट्री अपार्ट फ्रॉम यूएसए एंड रशिया टू हैव लॉन्च्ड एन ऑब्जर्वेटरी ऑफ द सेम टाइप इनटू स्पेस। दूसरा स्टेटमेंट है कि एस्ट्रोसेट जो है 2000 यानी 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। एस्ट्रोसैट इज ए 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये दो स्टेटमेंट है दोस्तों। अपन थोड़ी सी तेज गति से चलेंगे तो आप जल्दी जल्दी जो है आंसर देते रहना और पार्टिसिपेट जितना ज्यादा करोगे उतना ही बेहतरीन होगी क्लास। ठीक है भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है, ऑप्शन दो है कि एक और दो दोनों सही है, और तीसरा है सी है कि केवल दो सही है, और डी है कि ना तो एक और न ही दो, नाइदर वन, है ना, और नॉर टू। बताइए भाई कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी आंसर देना है सभी दोस्तों को। देखिए, मैं ही बता देता हूं आपको, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है मित्रों, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एस्ट्रोसेट है ऐसी वेधशालाएं भारत और रूस के, यूएसए और रूस के अलावा जापान और यूरोपियन यूनियन भी जो है भेज चुके हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, वजन 2000 किलो नहीं 1513 केजी। कितना भाई, 1513 केजी वजन था एस्ट्रोसेट का। देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इतनी डेप्थ में, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और यहां देखिए, ये जो हाइट है ये 650 किलोमीटर थी। हाइट कितनी थी, 650, और यहीं पे आपको गेम कर दिया 1650 लिख के। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को या कंटेंट को पढ़ना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहां पर आपको दो सूचियां दी गई है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है भाई। एक तरफ कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, कुछ स्थान दिए गए हैं, जैसे काकरापार, पोकर्ण, थुम्बा और श्रीहरिकोटा। दूसरी तरफ इनसे रिलेटेड जो है, जो यहाँ के फंक्शन दिए हुए हैं कि ये किस काम जो है, यहाँ पे कौन सा काम किया जाता है। ठीक है भाई, बताइए काकरापार में क्या है भाई? काकरापार पहले अटेम्प्ट करिए आप लोग, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो फिर मैं ही बताता चला जाऊंगा बच्चों। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो और बेहतर होगी क्लास, है ना। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? यहां पर जो काकरा पार है ये क्या है भाई? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका मतलब ए का यहां लिख लेते हैं अपन, ए बी सी डी। ए का क्या है? 3। ठीक है भाई। पोकर्ण, पोकर्ण तो सबको पता है, परमाणु बम विस्फोट स्थल है ना। यहां पर परमाणु बम टेस्ट जो है किया भारत ने। पोकर्ण राजस्थान में ही है ये तो, ठीक है ना। काकरापार गुजरात में है, तो बी का हो गया 1। आगे देखिए थुम्बा, थुम्बा में क्या करते हैं भाई? या तो वो रॉकेट प्रमोशन केंद्र है या उपग्रह प्रमोशन केंद्र है। बताइए, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है या रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है? थुम्बा। हाँ वर्मा राजस्थानी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए यहां पर जो थुम्बा है वो है दोस्तों रॉकेट प्रमोशन केंद्र। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी का 2। और श्रीहरिकोटा क्या भी? उपग्रह प्रमोशन केंद्र, है ना, जो कहां पे है? ये पुलिकट झील में है ना। ये थुम्बा कहां है? केरला में, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? डी का 4। अब ये देखिए किस में मिल रहा है? 3124, 3124 सी, ये सही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से, है ना, प्लेसेस इन न्यूज जो है आपका एक टॉपिक है करंट अफेयर्स में, वहां पर ऐसी चीजें आ सकती है। ठीक है ना। तो जैसे अभी भारत राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर प्लांट बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है, ये तो आप जानते होंगे। अब वो ये पूछ ले कि सरवन क्षेत्र या छोटी सरवन क्षेत्र, वो क्या पूछेगा? छोटी सरवन क्षेत्र किस लिए फेमस है या किस लिए चर्चा में है? ये उस एरिया का नाम है बांसवाड़ा में जहां पर ये न्यूक्लियर प्लांट स्थापित होगा। तो उस एरिया का नाम क्या है दोस्तों? छोटी सरवन क्षेत्र। तो आपको ऐसी चीजें पूछी जाएगी। अब आप कहोगे मुझे ये तो पता है बांसवाड़ा में होगा, लेकिन ये नहीं पता बांसवाड़ा में कहाँ। तो आज से आपको पता हो गया कि छोटी सरवन क्षेत्र में ये स्थापित होगा। वर्मा राजस्थानी का आंसर है सी, बिल्कुल सही है भाई। जिन बच्चों का आंसर सी है वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इस तरह से पार्टिसिपेट करिए आप, आनंद आ जाएगा, है ना। आप पार्टिसिपेट करेंगे दुगनी गति से चीजें समझ में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। इसरोज मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हासन विच इज लोकेटेड इन। एक जगह है भाई हासन, एक जगह है हासन, ये कहां है बताइए? सवाल पूछा गया है कि हासन कहां है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बताइए भाई। आपके सभी जगह काम आएगा, ये सीटी में भी काम आएगा, आरएएस में भी काम आएगा, एसआई में भी काम आने वाला है ना। इवन यूपीएससी के लिए भी आपका साइंस के कंटेंट में ये काम आने वाला है। जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। हासन कहां पे है? कर्नाटक में, बेंगलोर के पास एक छोटा सा शहर है हासन। वर्मा राजस्थानी का आंसर ए है। ए सही नहीं है भाई, कर्नाटक। डी सही है, यहाँ पे आपका आंसर है डी आपका। और एक चीज, आप लोग आंसर दें तो क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें। कई बार के आंसर लेट आते हैं तो हम क्या कंफ्यूज हो सकते हैं। आप ना क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखा करो, तो उससे क्या रहेगा, हम सबके लिए सुविधा रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। इसका आंसर भाई डी होगा। अब देखिए जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है ना इसरो की, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसको एमसीएफ बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, एमसीएफ। ठीक है, 2 है इसरो के पास। पहली है आपकी हासन में। हासन कहां है? कर्नाटक में, याद रखना है आपको। और ये कब बना? 1982 में। कब बनाया भाई? 1982 में। लेकिन एक फैसिलिटी से इसरो का काम नहीं चल रहा था, क्योंकि अब इसरो के जो है कामों में व्यापकता आ गई। तो क्या हुआ, उसको एक और फैसिलिटी की जरूरत पड़ी। वो कहां थी? भोपाल में। वो कहां स्थापित की गई भाई? भोपाल, मध्य प्रदेश। कब? 2005 में। याद रखिए भाई,
मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इसरो के पास 2 है। पहली हासन में है जो 1982 में स्टैब्लिश हुई कर्नाटका में, दूसरी भोपाल मध्य प्रदेश 2005। ये नवीनतम है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडियन रोबोट नेम्ड व्योम मित्र? व्योम मित्र आपने नाम सुना होगा भाई सभी ने। व्योम मित्र नाम का जो है रोबोट बनाया है। ये रोबोटिक्स में भी आपको मेंस में जो रोबोटिक्स वाला पार्ट है वहां पर भी काम का है आपके लिए, है ना। आपका स्पेस रोबोट्स जो होते हैं उनके लिए ये उदाहरण है। अब मैंने स्पेस बोल दिया है तो पहचान लो भाई आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों इसरो। ये जो व्योम मित्र है बनाया है इसरो ने। किसने बनाया है? इसरो ने। व्योम मित्र जो है एक अर्ध ह्यूमिनॉइड है, हाफ ह्यूमिनॉइड। हाफ ह्यूमिनॉइड है, अर्ध ह्यूमिनॉइड। अर्ध ह्यूमिनॉइड रोबोट है जिसका इस्तेमाल होगा दोस्तों गगनयान में। कहां होगा इसका इस्तेमाल? गगनयान में। भारत का पहला अंतरिक्ष मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है गगनयान, इसके 3 पार्ट है भाई। गगनयान के 3 पार्ट है जिसमें 2 है मानव रहित, 2 क्या है? मानव रहित, और तीसरा है इसका मानव सहित। मानव सहित, ठीक है। तो इन तीनों में एक जगह इस्तेमाल होगा व्योम मित्र का, कि अंतरिक्ष का अनुभव कैसा रहता है, अंतरिक्ष में क्या क्या चैलेंजेस है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा भाई? आपका व्योम मित्र का, जो एक क्या है? हाफ ह्यूमनॉइड है, ठीक है ना। ये क्या है? हाफ ह्यूमनॉइड। याद रखना इसरो ने बनाया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसरो ने बनाया भाई किसको? व्योम मित्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? जल्दी बताइए भाई, किस राज्य में स्थापित की जा रही है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बीइंग सेट अप? कहां पर न्यूट्रिनो लेबोरेटरी स्टेब्लिश की जा रही है? बताइए बताइए दोस्तों, पार्टिसिपेट करें जल्दी जल्दी। देखिए इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। इसका आंसर कौन है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का एक जिला है थेनी, ये नाम याद रखना है थेनी का। तमिलनाडु का एक जिला है थेनी जिला। कौन सा है भाई? थेनी जिला, तमिलनाडु। जमीन के अंदर एक गुफा बनाई जा रही है, वहीं पर न्यूट्रिनो लेबोरेटरी बनेगी। लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई पे एक गुफा बनाई जा रही है थेनी जिले तमिलनाडु में। वहीं पर उसी का नाम क्या है दोस्तों? न्यूट्रिनो वेधशाला। और ये कहां बन रही है? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। ये क्या है? साइंटिफिक रिसर्च का एडवांसमेंट है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी होगी भारत में। और कहां? तमिलनाडु के थेनी जिले में। याद रखना है कहां पे होगी दोस्तों? तमिलनाडु के थेनी जिले में। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत की प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में स्थापित होगी? ये लीगो है भाई। इसका क्या है? लीगो। ये ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल। ये क्या है भाई? ग्रेविटेशनल। ये कोई गलती हो गई होगी लिखने में, ये ग्रेविटेशनल है ना। यहां पर ग्रेविटेशनल, लीगो लेबोरेटरी बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं? लीगो लेबोरेटरी। ये कहां स्थापित होगी? ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, इवन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। इन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है दोस्तों, जिसमें इस तरह की लीगो जो प्रयोगशाला है, हाँ ये आ गई भाई। ये है आपका ग्रेविटेशनल,
क्या है, ग्रेविटेशनल, और यहां पर भी ग्रेविटेशनल है ना। ग्रेविटेशनल वेव जिनकी खोज किसने की थी, जिनकी खोज आइंस्टीन ने की 1916 में, ठीक है ना भाई। अब देखिए ये कहां स्थापित हो रही है कि इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब स्टैब्लिश, कहां स्थापित की जा रही है दुनिया में भाई। 4 लिगो लेबोरेटरी का नेटवर्क ऑलरेडी है, 2 तो यूएसए में है, 2 कहाँ है दोस्तों, यूएसए में। अमेरिका में है 2 लिगो लेबोरेटरी, ठीक है। एक है इटली में, एक कहाँ है, इटली में, और एक है जापान में। एक कहाँ है दोस्तों, जापान में। तो ऑलरेडी 4 लेबोरेटरीज बनी हुई है। लिगो एक इंटरनेशनल नेटवर्क है प्रयोगशालाओं का। इसका 5वीं जो है कहाँ बन रही है दोस्तों, भारत में। 5वीं कहाँ बन रही है, भारत में। भारत में भी कहाँ, भारत के महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य है, भारत का महाराष्ट्र राज्य। तो इसका आंसर बी होगा। आप बताइए महाराष्ट्र के कौन से जिले में भाई, ये इंपॉर्टेंट है, जिला पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र के किस जिले में, हिंगोली जिला महाराष्ट्र। कहाँ दोस्तों, हिंगोली जिला महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र का हिंगोली जिला है, वहां पर यह लेबोरेटरी स्टेब्लिश हो रही है। और न्यूट्रिनो लेबोरेटरी कहां पर, तमिलनाडु का थेनी जिला, याद रखना है आपको, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं, बताइए भाई। बहुत ही आसान बट टेक्निकल, बहुत ही आसान है पर टेक्निकल है। बताइए कहां पर जो है स्थापित होते हैं संचार उपग्रह। यदि आपको थोरो स्टडी है स्पेस टेक्नोलॉजी की तो ही आप जो है उत्तर दे सकते हैं। देखिए भाई, ये समताप मंडल है, ये आयन मंडल है, ये क्षोभ मंडल है, ये बहिर्मंडल मंडल है। स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, ट्रोफोस्फियर और एक्सोस्फियर। आपको पता है कि देखिए ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसके सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, जिसे आप कहते हो ट्रोपोस्फियर। मौसमी घटनाएं इसी में होती है सारी। उसके बाद एक शांत क्षेत्र आता है जिसे आप कहते हो समताप मंडल, जिसमें वायुयान उड़ते हैं। ये यहाँ से लेकर ये 50 किलोमीटर तक है ना, ये 18 किलोमीटर है, और फिर ये ऊपर 50 किलोमीटर समताप मंडल। उसके बाद आ जाता है आपका क्या भाई, मीजोस्फियर, मीजोस्फियर मध्य मंडल। उसके बाद आ जाता है आयन मंडल 400 किलोमीटर तक, ये 400 किलोमीटर की हाइट आ गई। और उसके बाद आ जाता है एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। क्या आ जाता है दोस्तों, बहिर्मंडल। अब आप बताइए कहां स्थापित किया जाता होगा, बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह, क्या सारे ही उपग्रह दोस्तों बहिर्मंडल में जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा एक्सोस्फियर, है ना। क्योंकि संचार उपग्रह तो वैसे भी कितनी ऊंचाई पे होते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पे होते हैं भाई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, या 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 86 या 85 अलग अलग है ना, उस ऊंचाई पे जाके स्थापित होते हैं। समझ में आ गया। संचार उपग्रह कहाँ हो गए भाई, एक्सोस्फियर में। अगला देखें, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण के ने केपलर नामक दूरबीन का परिवर्तन किया जानने के लिए, क्या जानने के लिए किया भाई, नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड टेलीस्कोप नेम्ड केपलर टू नो। किस, ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं दोस्तों, बताइए किस चीज के लिए ये जो है स्टेब्लिश किया गया था, जल्दी बताएं। बताइए भाई। केपलर जो था ना 2009 में लॉन्च किया गया भाई, केपलर 2009 में लॉन्च किया गया। और ये रिटायर कब हुआ भाई, सेवानिवृत्त या सेवा मुक्त शब्द अच्छा है इसके लिए, सेवा मुक्त कब हुआ, सेवा मुक्त सेवा मुक्त हुआ 2018 में। लॉन्च कब हुआ केपलर, 2009 में। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव था अभी बताइए। इसका ऑब्जेक्टिव था दोस्तों ऐसे ग्रहों का पता लगाना जहां पर पृथ्वी के जैसी जलवायुवीय परिस्थितियां हो, जहां जीवन संभव हो। इसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं,
ग्रहों का वैसा वातावरण जो पृथ्वी के जैसे हो, उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो गोल्डीलॉक्स जोन की खोज करना इसका उद्देश्य था, यानी पृथ्वी के जैसे ग्रहों की खोज करना। तो देखिए कहाँ लिखा है, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को, अर्थ लाइक प्लेनेट को खोजना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, डी, है ना, गोल्डीलॉक्स जोन की तलाश में था ये। ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जानकारियां दी किसने, केपलर ने। और केपलर किसका जो है वो था, नासा का। नासा का ये एक जो है दूरबीन है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, बताइए भाई, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह जो भूमि से स्थिर दिखाई देता है, और स्थिर तो वही दिखाई दे सकता है दोस्तों जिसका जो है एक चक्कर 24 घंटे में पूरा होता हो, क्योंकि पृथ्वी भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य का। तो इसलिए यदि वैसा हो तो 24 घंटे में कोई उपग्रह यदि एक चक्कर लगाए पृथ्वी का, तो वो भी स्थिर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, स्थिर ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पे, स्थिर ऊंचाई पे। ठीक है ना, तो भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पे एट ए कांस्टेंट एल्टीट्यूड, आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये स्थिर दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि इनका भी चक्कर जो है कितना होता है, 24 घंटे का। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सैटेलाइट, बताइए भाई। क्या वो कार्टोसेट 1B है, क्या कल्पना 1 है, क्या इनसेट 2E है, या सत्यभामा सेट है। थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। बताइए, यहाँ आंसर होगा दोस्तों सत्यभामा सेट। आंसर क्या होगा, सत्यभामा सेट। ये एक चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी है, चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी है, चेन्नई में एक निजी विश्वविद्यालय है। क्या है, निजी विश्वविद्यालय, जिसका नाम है सत्यभामा विश्वविद्यालय। क्या नाम है, सत्यभामा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के बच्चों ने ग्रीन हाउस गैसों का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करवाया, किसके साथ, कार्टोसेट के साथ ही भेजा इसरो ने। ठीक है ना भाई, तो ये क्या है, यहां पर आपका आंसर सत्यभामा सेट होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का डाटा एकत्रित करना या संग्रहण करना, ग्रीन हाउस गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का डाटा संग्रहित करना। ठीक है ना भाई, याद रखिए, अलग से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी को। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है, बताइए भाई, इनमें से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें आना चाहिए। देखिए, क्या वो SLV-3 है, क्या RS-D1 है, या IRS-1D है, या इनसेट 2D है। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ ये पता होना कि SLV क्या है। SLV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, या पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल नहीं होता, याद रखिए, कभी भी आपको लॉन्चिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SLV, जिसका नाम है SLV-3। ये भाई भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो क्या करता है, ये बड़े रॉकेट होते हैं जो क्या लेके जाते हैं, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाते हैं, है ना। तो ये बाकी सारे सैटेलाइट है, लेकिन ये सैटेलाइट नहीं है। तो आपका उत्तर ए होगा, क्योंकि ये तो क्या है दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 4 चरणों वाला, सारे सॉलिड फेज थे इसमें, 4 चरणों वाला एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल हुआ। क्या इस्तेमाल हुआ, सॉलिड फ्यूल। एस का मतलब क्या है, सॉलिड फ्यूल, यानी ठोस ईंधन। याद रखना है, SLV भारत का पहला लॉन्च व्हीकल था। ठीक है, और ये क्या है भाई, ठोस ईंधन वाला, 4 चरणों वाला। इसके बाद आया आपका ASLV, उसके बाद आया आपका PSLV, उसके बाद आया आपका GSLV, और उसके बाद तो वैरायटी ऑफ लॉन्च व्हीकल आ गए, जैसे आपका LVM-3 GSLV का ही नया नाम कर दिया गया। इसके अलावा SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पूर्ण रूप से क्या है, व्यवसायिक है ना, वाणिज्यिक एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसका पैसा कमाने के लिए उसका निर्माण किया गया है, ताकि छोटे छोटे सैटेलाइट उससे लॉन्च किए जा सके। रीयूजेबल पे भी काम चल रहा है भारत का,
कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? रीयूजेबल, ठीक है भाई। राजवीर यादव, हाँ उसमें भी काम आएगा आपको, पशु परिचर में भी काम आएगी दोस्तों, ठीक है। आपके तो ज्ञान में वृद्धि होगी भाई, ठीक है, सभी बच्चे जुड़े रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है। द इंडियन सैटेलाइट GSAT-7 इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर, बताइए भाई किस लिए बनाया गया है? बताइए किस लिए बनाया गया है भाई? बहुत ही शानदार श्रृंखला, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है इसका, बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है इसका। देखिए कि भारतीय उपग्रह GSAT-7 किस लिए बनाया गया है, तो दोस्तों ये सैन्य संचार हेतु बनाया गया, मिलिट्री सैटेलाइट है ये। क्या है? सैन्य उपग्रह। GSAT श्रृंखला, GSAT-7 श्रृंखला के सारे उपग्रह सैन्य उपग्रह। देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है दोस्तों? भारत के सैन्य उपग्रह। पहला है आपका GSAT-7, दूसरा है GSAT-7A, तीसरा है GSAT-7B, अगला है आपका GSAT-7C और फिर है आपका GSAT-7R। ठीक है भाई, ये इतने उपग्रह है आपके जिनको सैन्य उपग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ये जो है मिलिट्री या एयरफोर्स या नेवी अपने संचार के लिए इनका इस्तेमाल करती है। देखो भाई, GSAT जो 7 है इसका इस्तेमाल करती है जल सेना, भारतीय नेवी, जल सेना है ना। कौन? नेवी इस्तेमाल करती है। इसका नाम है रुक्मणी, इसका कोड नेम क्या है दोस्तों? रुक्मणी, रुक्मणी है ना। ये सैन्य उपग्रह है। ये GSAT-7A जो है ये वायुसेना इस्तेमाल करती है। कौन इस्तेमाल करता है भी? वायुसेना। इसका एक कोड नेम एंग्री बर्ड। क्या नाम है भी? एंग्री बर्ड। इसको क्या कहते हैं? एंग्री बर्ड। इसके बाद के जितने भी सैटेलाइट उनका भी ऐसा स्पेसिफिक नाम तो नहीं रखा गया है, लेकिन GSAT-7B जो है ये थल सेना के लिए है, थल सेना के लिए अभी बन रहा है। तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में या साल में इसे लॉन्च किया जाए, विकास के चरण में है। उसके बाद GSAT-7C ये थल सेना, आपका वायुसेना और नेवी दोनों के लिए है। और GSAT-7R जो है इसका जीवन पूरा हो गया, इसकी जगह आएगा तो किसको प्रतिस्थापित करेगा? प्रतिस्थापित करेगा किसको? 7 को, GSAT-7 को। तो ये इतने सारे भारत के सैन्य उपग्रह आपको याद रखना है। मैं फिर से याद दिला रहा हूं आपको कि एक तो है GSAT-7 जो भारतीय नेवी के लिए है, इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करती है। किसके लिए? संचार के लिए, सिर्फ संचार के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है पर कैसे? मिलिट्री के, ठीक है ना, क्योंकि वो जो संचार है बहुत गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसलिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है रुक्मणी। उसके बाद आता है GSAT-7A, ये भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है, इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और इसका नाम है एंग्री बर्ड। इसका नाम क्या है दोस्तों? एंग्री बर्ड। उसके बाद आता है G7 जो है GSAT-7B, ये थल सेना के लिए बन रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ। उसके बाद GSAT-7C ये भी बन रहा है, इसका इस्तेमाल नेवी और एयरफोर्स दोनों करेंगी। क्यों? क्योंकि नेवी के पास भी एयरफोर्स होती है ना। जो विमान वाहक पोत है विक्रमादित्य, ये विक्रांत, उन पे क्या होता है? उन पे जो लड़ाकू विमानी तो होते हैं, तो उनका संचार होगा। फिर GSAT-7R ये रिप्लेस करेगा किसको? रुक्मणी को। क्यों? क्योंकि रुक्मणी का जीवन पूरा हो गया है, उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपका आंसर होगा बी। क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो, क्रायोजेनिक टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर विच इज, बताइए भी। क्रायोजेनिक ताप, आपने नाम सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, है ना, बहुत ज्यादा एक चलता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन भारत ने तो खुद डेवलप किया इस टेक्नोलॉजी को। बताइए कौन सा टेम्परेचर जो है क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहलाता है? देखिए, यदि टेम्परेचर हो -150 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्रायोजेनिक ताप। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक ताप। ठीक है, याद रहेगा। तो आपका आंसर ये हो गया सी। क्रायोजेनिक ताप का मतलब होगा
150 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहेगा क्या सभी को? अमेजिंग आरएस, नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है, अब देखिए भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया तो उसमें दो गैसों का इस्तेमाल हुआ। एक तो इस्तेमाल हुई आपका ऑक्सीजन और एक इस्तेमाल हुई हाइड्रोजन। दोनों ही गैसें हैं, लेकिन गैस फॉर्मेट में इसको नहीं उपयोग किया जा सकता, तो इनको किया गया लिक्विड, इनको बनाया गया लिक्विड। तो एल लिख दीजिए इनके आगे। एल का मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। लेकिन किस तापमान पे जाकर ये जो है गैस से तरल में बदलेंगी या गैस जो है अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदलेंगी? तो वो तापमान है दोस्तों, ऑक्सीजन के लिए है आपका -183 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइड्रोजन के लिए है -253 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों ही तापमान आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में ये कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तापमान होता क्या है। क्यों? क्योंकि गैस को आपको तरल में लाने के लिए उसका टेम्परेचर क्रायोजेनिक टेम्परेचर से नीचे लाना होगा, तब जाके वो तरल फॉर्मेट में आएंगे, तभी उनका यूज होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज करें। कैसे फॉर्मेट? थोड़ा सा और बताओ किस तरह से। स्टडी ओनली क्वेश्चन का फॉर्मेट का थोड़ा सा बताइए आप। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे चेंज करने का। यहाँ क्या दोनों मीडियम में हमने बनाने का प्रयास किया कि दोनों मीडियम के बच्चों को फायदा हो, इसलिए किया गया है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तियानवेन-1 है। तियानवेन-1 ये शब्द काफी ज्यादा चर्चा में रहता है भाई। क्या है बताइए? तियानवेन-1 क्या है? तियानवेन-1 क्या है जल्दी बताइए। ये भाई चीन का एक अंतरिक्ष यान है। चीन का क्या है दोस्तों? एक अंतरिक्ष यान। चीन का एक अंतरिक्ष यान है तियानवेन-1। याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका एम टू मॉनिटर द क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक? बताइए भाई, किस देश ने लॉन्च किया है आर्कटिका एम? जल्दी बताइए दोस्तों। आर्कटिका एम लॉन्च करने वाला देश कौन सा है भाई? देखिए 2021 में एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रोसकोसमोस। क्या नाम है भाई? रोसकोसमोस। उसने इसको लॉन्च किया, रोसकोसमोस ने। अब तो मैंने हिंट दे दिया, बताओ आंसर क्या होगा? रोसकोसमोस ने इसको लॉन्च किया। तो रोसकोसमोस तो दोस्तों रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो जो ये आर्कटिका एम है, ये जो है किसका सैटेलाइट है भाई? रूस का। किसका सैटेलाइट है? रूस का। याद रखिए कब लॉन्च किया गया? 2021 में। किस लिए? आपको आर्कटिक की निगरानी के लिए, है ना, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए। क्योंकि अब जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, तो उस सब की स्टडी के लिए, है ना, हर देश चिंतित हो गया जलवायु परिवर्तन को लेके। तो है ना, जैसे भारत का सत्यभामा सेट है, वो क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस गैसों की मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मेगा ट्रॉपिक्स है जो हमने किसके साथ भेजा? फ्रांस के साथ। तो उसने क्या किया? हिंद महासागर का पूरा जो मानसून का तंत्र है उसकी स्टडी की। ऐसे ही एक निसार नाम का सैटेलाइट है नासा और इसरो का, वो भी जलवायु परिवर्तन का ही अध्ययन करने वाला है। तो कोई भी सैटेलाइट होता है ना, उसकी ऑब्जेक्टिव हमें पता होनी चाहिए। कोई दो संगठन भी मिलके काम कर रहे हो तो उनका भी पता होना चाहिए। जैसे भारत का चंद्रयान 4 आने वाला है, तो चंद्रयान 4 में हम जिस देश का सहयोग ले रहे हैं उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। आगे हमने ये क्वेश्चन डाला भी है, तो वहां पे मैं उसका डिटेल दूंगा आपको। ठीक है भाई, चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट या जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड इज नॉट यूज फॉर इनसेट या जीसेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन? बताइए भी, कौन सा जो है यूज नहीं होता है फ्रीक्वेंसी बैंड? देखो दोस्तों, यहां लिखा MF, इसका मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मीडियम फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी जो है ना यूज नहीं होती दोस्तों सैटेलाइट में।
का बैंड, सी बैंड और कू बैंड इस्तेमाल होते हैं। तो आपको तो ढूंढना है जो इस्तेमाल नहीं होता, तो आपका आंसर सी होगा। एमएफ फ्रीक्वेंसी जो है, मीडियम रेंज जो है, वो यूज नहीं होती है ना। ये तो मीडियम रेंज तो रेडियो में यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है ना भाई, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर कौन सा बैंड, का बैंड, सी बैंड और कू बैंड जो है इस्तेमाल होते हैं सैटेलाइट संचार हेतु। जो आपका डीटीएच चलता है या दूसरे प्रकार का संचार है ना, वो इन्हीं के माध्यम से होता है। चाहे भारत का नाविक जो है या जो इंडियन जीपीएस कहलाता है ना, वो भी इसी तरीके से जो है काम करता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन आर यूज्ड इन, बताइए भाई, क्रायोजेनिक इंजन कहाँ यूज होते, क्या वो पनडुब्बी के इंजनों में यूज होते हैं, क्या तुषार मुक्त परिस्थिति को रेफ्रिजरेटर में, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, या वो रॉकेट टेक्नोलॉजी में, या अति चालकता विषयक अनुसंधानों में, रिसर्च ऑन क्या है भाई, सुपर कंडक्टिविटी। बताइए यूज होता है भी क्रायोजेनिक इंजन। हिंट दे रहा हूं फिर से, क्रायोजेनिक इंजन का विकास इसरो करता है भारत में। कौन करता है भाई, इसरो। बता दीजिए आप आंसर क्या होगा। आंसर देने में थोड़ा सा जो है आप आज बच्चे जो है आंसर दे नहीं रहे हैं, हो सकता है आपकी तैयारी ना हो। जैसा भी आए आंसर, आंसर तो देना चाहिए, इंटरेक्टिव रहती है क्लास जरा। देखिए आपका आंसर होगा सी, रॉकेट टेक्नोलॉजी में। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होगा दोस्तों, रॉकेट टेक्नोलॉजी में। और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या यूज होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो ईंधन के रूप में होती है और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में होती है। टेम्परेचर इसका कितना रहेगा, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका कितना रहेगा हाइड्रोजन का, -253 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 253। तो ये इस टेम्परेचर पे जाके ही ये तरल अवस्था में आते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है, बताइए भाई। नासा स्पेस क्राफ्ट कैसिनी इज ऑन ए मिशन टू विच प्लेनेट। बहुत फेमस रहा है कैसिनी, किस प्लेनेट के बारे में भाई, जल्दी बताइए बच्चों। ये भाई 2017 में ये मिशन समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये मिशन जो है शनि के लिए था, किसके लिए था, सैटर्न के लिए। याद रखना है कैसिनी जो है किसके लिए भाई, सैटर्न के लिए है ना, शनि प्लेनेट के लिए है, सैटर्न प्लेनेट के लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, ये देखिए ये चीन का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। आपको ये नाम भी पूछा जा सकता है बच्चों एग्जाम में। भारत के पीसीएस, इवन राजस्थान में आरपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड, चाइना की जो चीजें उन पे सवाल पूछने का जो है यहाँ पर एक ट्रेंड है, ठीक है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन किस देश का है, तो चीन का है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड लास्ट मॉड्यूल ऑफ चाइनाज तियांगोंग स्पेस स्टेशन। देखिए भाई दुनिया में एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना। 6 बड़ी एजेंसी ने मिलकर बनाया है, कनाडा, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, रसिया, जापान, इन्होंने मिलकर इसे बनाया। ये 2028 में रिटायर हो जाएगा। उसके बाद दुनिया के पास एक ही अंतरिक्ष स्टेशन बचेगा, वो ये है तियांगोंग, ठीक है। इसलिए भारत ने भी अब घोषणा कर दी है कि हम अपना भी अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। उसका पहला मॉड्यूल, अंतरिक्ष स्टेशन देखो बहुत ज्यादा वजन वाले होते हैं, उनको एक साथ आप नहीं भेज सकते, उसको टुकड़ों में भेजा जाता है। मान लीजिए बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान है, उसके 5 भाग है, तो कभी आपने एक भाग लॉन्च कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर वो जुड़ जाते हैं आपस में, ऐसे छोड़ा जाता है, एक साथ अंतरिक्ष स्टेशन नहीं भेजा जा सकता, ठीक है ना। इसके लिए बहुत भारी वजन उठाने वाले रॉकेट की भी जरूरत पड़ती है ना। नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए आपको उसके लिए। तो चाइना ने क्या किया, अपना पूरा जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसको 3 बार में अंतरिक्ष में भेजा है, और उसको जो लास्ट भेजा उसका नाम यहाँ आपसे पूछा है कि उसका नाम क्या रखा गया है, ठीक है। ऐसे ही भारत भी अपना पहला जो मॉड्यूल है 2028 में भेजेगा, और 2035 आते आते सारे मॉड्यूल भेजकर अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए कुल तो 3 मॉड्यूल है, कुल कितने मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल।
इसका तीसरा भाग 2022 में भेजा गया। कब भेजा गया? 2022 में, और उसका नाम था मैंगटियन। नाम क्या था दोस्तों? मैंगटियन। याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, उसका नाम मैंगटियन था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेगाट्रॉपिक्स में इसरो के साथ कौन सा देश संयुक्त परियोजना में सम्मिलित था? ये मेगाट्रॉपिक्स जो है ना दोस्तों, एक सैटेलाइट है। ये क्या है? एक उपग्रह है। विच कंट्री वाज इन्वॉल्व इन द जॉइंट प्रोजेक्ट विच इसरो इन मेगाट्रॉपिक्स? बताइए भाई, कौन सा देश है? फ्रांस। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने भारत के मेगाट्रॉपिक्स जो है सैटेलाइट भेजने में सहायता की। ये सैटेलाइट का मुख्य काम था हिंद महासागर का स्टडी करना, ट्रॉपिकल रीजन जो है उसकी स्टडी करना और मानसून की स्टडी करना। ठीक है ना, भारत में जो है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड भी बहुत सारा डेटा इसने उपलब्ध कराया, और मानसून का जो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी एलनिनो का प्रभाव, कभी लानिनो का प्रभाव, इन सब की स्टडी करके इसने बताया। तो ये मेगाट्रॉपिक्स है। ठीक है, तो ये किस देश के साथ था? ये था भाई फ्रांस के साथ। ठीक है, याद रहेगा आपको, फ्रांस के साथ था मेगाट्रॉपिक्स। और एक सरल नाम का भी है, सरल, सरल नाम का भी एक सैटेलाइट है, वो भी फ्रांस के साथ है। वो भी किसके साथ है दोस्तों? फ्रांस के साथ। ठीक है, याद रखिए, दो सैटेलाइट जो है हमने जॉइंट प्रोजेक्ट किया है, किसके साथ? फ्रांस के साथ। एक तो मेगाट्रॉपिक्स, दूसरा सरल, और ऐसे ही एक अन्य निसार है ना, वो किसके साथ है? नासा के साथ। जल्दी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन ये आ गया कि निसार किन देशों की संयुक्त परियोजना है? निसार इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्रीज? बताइए भाई। निसार सबसे पहले तो ये देखना है कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वो होते हैं जो दूर से ही सेंस कर लेते हैं, है ना। आसमान में सैटेलाइट है, वो धरती में संसाधनों का पता लगा दे, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे पानी है, कहाँ मीठा पानी है, इस तरह की सारी चीज़ों का, ये संसाधनों का पता लगाने वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं दोस्तों। और इनमें विशेष प्रकार के उपकरण लगे रहते हैं। अब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये भारत बना रहा है निसार नाम से। किसके साथ? नासा के साथ। तो निसार, यहां पर एन का मतलब है नासा, आई का मतलब है इसरो, और SAR का मतलब सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये एक उपकरण होता है दोस्तों, एक आधुनिक उपकरण होता है। यदि ये नहीं लगा हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे तो वो सैटेलाइट केवल दिन में काम कर सकते हैं ना, उनको पैसिव सैटेलाइट कहते हैं। और यदि ये लगा हुआ होता है तो वो 24 घंटे काम कर सकता है, उसको फिर एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत ने नासा के साथ मिलकर जो है क्या किया है दोस्तों, एक निसार सैटेलाइट बना लिया है। पर उस सैटेलाइट को भेजना तो 2018-19 के आसपास ही था, लेकिन बहुत देरी हो गई। फिर प्लानिंग भी 2021, कोरोना आ गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो नहीं भेज सके। इवन अब तक नहीं भेजा जा सका है। पर उम्मीद है कि इस साल के एंड में, 2024 के एंड में जो इसरो इसको लॉन्च कर देगा, क्योंकि ये सैटेलाइट बन के तैयार हो गया है। अभी ये भेजा जा चुका होता यदि इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता, तो इसमें एक दिक्कत आ गई तो वापस नासा को गया है ये। अभी नासा से जैसे ही लौटेगा तो इसरो इसको लॉन्च कर देगा। ठीक है ना भाई। ये सैटेलाइट बनाया किसने है? नासा ने। लॉन्च कौन करेगा? इसरो। ठीक है भाई, याद रखना, निसार जो है नासा इसरो का एक जो है संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चंद्रयान 4 का उद्देश्य है, बताइए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 4? हम चंद्रयान में ये एक श्रृंखला बन गई है। पहले तो चंद्रयान 1 था, फिर आपका आ गया चंद्रयान 2, फिर आ गया चंद्रयान 3। ये तो हमने 2008 में ही भेज दिया था, ये हमने भेजा आपका 2019 में, और ये 2023 में। ठीक है ना। सेकंड वाला आंशिक सफल है, कोई भी इसको ये नहीं कहेगा कि ये भी असफल हो गया था। आंशिक सफल है क्योंकि ऑर्बिटर ने तो पूरा काम किया ना, आंशिक सफल माना जाता है ये। और ये तो पूरा सफल था, जिसने पानी की खोज की। इसने क्या किया? पानी की खोज की। कहाँ पे? चंद्रमा पे। और इसने तो हमारी जो क्षमता है चंद्रमा पे रोवर चलाने की, और वहां से डाटा संग्रहण की, और वहां के खनिज की पूरी मैपिंग करने की, उसको कमाल करके बताया चंद्रयान 3 ने, है ना। विक्रम और प्रज्ञान आपको पता ही है। ठीक है, अब भारत ने प्लानिंग किया है चंद्रयान 4 का। क्या प्लानिंग किया दोस्तों चंद्रयान 4 का? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टान के टुकड़े लेके आना। क्या है दोस्तों? चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टान के टुकड़े लेके आना। ठीक है, यहाँ लिखा है कहीं, ये देखिए,
चंद्रमा की सतह से मिट्टी व चट्टान का नमूना लाना, ब्रिंगिंग सॉइल एंड रॉक सैंपल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। आपका आंसर होगा बी। याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लो आप इसे। और कब तक भेजने का प्लान है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन भेजने का प्लान इसरो ने ऑफिशियल बताया 2028 के आसपास भेजे जाने का प्लान है। किसको? चंद्रयान 4 को। अब इसके लिए एक देश से हमें सहायता भी मिलेगी। वो कौन सा देश है? जापान। जापान एक ऐसा देश है दोस्तों जो हमारी सहायता करेगा किसमें? इसको भेजने में, चंद्रयान 4 को भेजने में हमारी सहायता कौन करने वाला है? जापान। भेजा कब जाएगा? 2028 तक। काम क्या है? चंद्रमा की सतह से मिट्टी व चट्टान के नमूने लेके आना। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये। अभी एक देश है चीन, जिसने ये कमाल करके दिखा दिया। उसका एक जो है रोवर वापस आ गया है, क्या? नमूने इकट्ठे करके। चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने लेके धरती पे वापस आ गया। तो भारत भी ऐसा करना चाहता है। ये बहुत बड़ी क्षमता होती है अंतरिक्ष में, इस तरह की चीज यदि हो जाए तो ये बहुत बड़ी क्षमता मानी जाती है। आप अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हो, ठीक है ना। और भारत वैसे ही लीडिंग देश है अंतरिक्ष में, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रयान 4। अगला देखिए, चंद्रयान 4 भारत किस देश से सहयोग से भेजेगा? देखिए मैंने पहले उत्तर बता दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। विद द कॉपरेशन ऑफ विच कंट्री विल इंडिया सेंड चंद्रयान 4? भी आपका आंसर जापान होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? जापान। याद रहेगा, ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है और पूछा जा सकता है। अधीनस्थ बोर्ड भी इसको पूछ सकता है, आरपीएससी भी इसे पूछ सकती है, इवन आपका आरएस का एग्जाम, एसआई का एग्जाम, सब में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। पुष्पक है, अभी आपने एक शब्द सुना होगा पुष्पक, है ना। पुष्पक भाई क्या है बताइए? पहली बात तो एक, पुष्पक संबंधित है इसरो से। किससे संबंधित है दोस्तों? इसरो से संबंधित, एक तो यही ध्यान रखें आप। फिर ये क्या है? क्या ये भारत का एक हेलीकॉप्टर है? इसरो हेलीकॉप्टर कहां बनाता है? तो ये तो हटा दो। ये भारत का एक रियूजेबल व्हीकल है, इस पे हो सकता है थोड़ा विचार करें अपन। अगला देखो, ये भारत का एक लड़ाकू विमान है, कहां इसरो लड़ाकू विमान बनाता है? इसको हटा दीजिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता, तो बचा कौन? ये। ऐसे भी उत्तर निकलते हैं। कई बार हमें अल्प ज्ञान होता है, यानी उस चीज के बारे में पता नहीं होता, फिर भी आंसर हमारे पास आ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि हमें एलिमिनेशन आता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तर्क, आप तार्किक हैं, रैशनल सोच है आपकी, है ना, रीजनिंग है ब्रेन में, तब आप इसका आंसर दे सकते हो। विनोद का आंसर है बी। बिल्कुल विनोद, हाँ, रीयूजेबल व्हीकल है, ठीक है ना। और ये जो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं ना, उसमें इंडियन एयरफोर्स के एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर, या नहीं, मालवाहक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। वो जरूर याद रखना, उसका नाम है चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से, चिनूक हेलीकॉप्टर जो है मालवाहक हेलीकॉप्टर है ना। कौन सा हेलीकॉप्टर है? मालवाहक, जो हमने किससे खरीदा? यूएसए से। यूएसए की बोइंग कंपनी बनाती है इसे, है ना, वहां से हमने खरीदा है चिनूक हेलीकॉप्टर। इससे ये टेस्ट किया जा रहा है पुष्पक का, है ना। पुष्पक के जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं किसकी सहायता से हुए दोस्तों? चिनूक हेलीकॉप्टर। वो दो तरफ पंखे चलते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ पंखे चलते हैं जिस हेलीकॉप्टर से। देखो, दो हेलीकॉप्टर हमने खरीद रखे यूएसए से, एक तो चिनूक और एक अपाचे। अपाचे जो है वो तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, याद रखना है आपको। कैसा हेलीकॉप्टर है दोस्तों? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। और उसके ही जैसा एक हेलीकॉप्टर भारत ने खुद बना लिया जिसका नाम प्रचंड है, वो भी लड़ाकू है। और इधर दूसरी तरफ देखेंगे तो एक हेलीकॉप्टर था जो मालवाहक है ना, वो, उसका नाम चिनूक है। और उसी हेलीकॉप्टर को हमने कहां से लिया? यूएसए से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। इवन यूएसए की कंपनियों का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी उसे बनाती है। जैसे 4 कंपनियां मुख्य रूप से यूएसए में डिफेंस के प्रोडक्शन करती है। नंबर 1 लॉकहीड मार्टिन, नंबर 2 बोइंग, नंबर 3 जनरल इलेक्ट्रिक, और फिर एक जनरल एटॉमिक। जैसे अभी जो इंजन आ रहे हैं तेजस वाले, अभी राजनाथ सिंह जी गए थे, तो वो जो इंजन का समझौता वो जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी से हुआ। कौन सी कंपनी? जनरल इलेक्ट्रिक। इन चारों कंपनियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस कंपनी से खरीदा जा रहा है, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र कहां है बताइए भाई? राजस्थान का स्टेट एप्लीकेशन सेंटर कहां है दोस्तों? ये तो आप सभी को पता होगा, इसरो का एक केंद्र है राजस्थान में।
जो आपका क्या है, इसरो का रीजनल केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, इसको बोलते हैं स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र। ये जोधपुर में है दोस्तों। कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है ना, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी, बताइए भाई। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज एस्टेब्लिश इन राजस्थान, बताइए जल्दी कब की गई भाई। आपका आंसर होगा ए 1983। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए 1983 में जो है इसकी स्थापना की गई। राजस्थान में साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई, 1983 में। अगला देखें, राजस्थान में क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र क्रमशः अवस्थित है। रीजनल एंड सब रीजनल साइंस सेंटर्स आर लोकेटेड इन राजस्थान रिस्पेक्टिवली, बताइए भाई कहां है। ये भारत सरकार के केंद्र में, क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भारत सरकार ने स्थापित कर रखे हैं राजस्थान में। कहां है भाई, पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर होगा जयपुर और जोधपुर। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, जयपुर और जोधपुर में, है ना। क्रम से कहा है, ये क्षेत्रीय संस्थान तो जयपुर में है और ये उप क्षेत्रीय कहा है जोधपुर में। रीजनल एंड सब रीजनल साइंस सेंटर्स आर लोकेटेड इन राजस्थान रिस्पेक्टिवली, तो आपका आंसर होगा जयपुर एंड जोधपुर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में दूसरा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, बताइए भाई जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि कहां पर स्थापित किया जा रहा है। पहला तो रावत भाटा में है। पहला कहां है दोस्तों, रावत भाटा में। रावत भाटा कहां है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, दूसरा होगा दोस्तों बांसवाड़ा में। दूसरा कहां स्थापित किया जा रहा है, बांसवाड़ा में। और आजकल के आदिवासियों के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है पुलिस का, है ना। क्यों, क्योंकि सरकार ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और मुआवजा भी दे दिया है। उसके बाद भी वो आदिवासी या जो लोग भी वहां के रहवासी है वो जो है जगह छोड़ नहीं रहे, इसलिए सरकार और उनके बीच थोड़ा बातचीत चल रही है आजकल। ठीक है ना, तो वो वहां पे विवाद हो रहा है, इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि दूसरा जो भारत का परमाणु, राजस्थान का परमाणु संयंत्र है वो कहां स्थापित होगा दोस्तों, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में जो उस क्षेत्र का नाम है छोटी सरवन। क्या नाम है दोस्तों, छोटी सरवन क्षेत्र। आरपीएससी यदि ये पूछ सकती है कि आप पूनम क्षेत्र से क्या समझते हो, है ना, तो ये भी पूछ सकती है। पूनम क्षेत्र पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए राजस्थान में नागौर बीकानेर वाला एरिया, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि छोटी सरवन क्षेत्र किससे संबंधित है, तो राजस्थान के दूसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है, जो कि कहां पे स्थापित होगा, बांसवाड़ा में। ठीक है भाई, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ई धरती कार्यक्रम संबंधित है। ई धरती प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, बताइए भाई। ये राजस्थान में भारत सरकार की तरफ से चलाया गया एक प्रोग्राम है जो किससे संबंधित है दोस्तों। विनोद आंसर में क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन सा आंसर दे रहे हो। विनोद बहुत अच्छी बात है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बस आप क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखोगे तो मुझे पता चलता रहेगा, क्योंकि कई बार क्या आंसर लेट आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ई धरती कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, राजस्व नक्शे का डिजिटाइजेशन करने से। ए है यहां पर आपका आंसर, डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू मैप्स, इससे संबंधित है दोस्तों ई धरती कार्यक्रम। ठीक है, राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, बताइए भाई कहां की गई है। राजस्थान में नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। क्रिकेट लवर्स का आंसर 29 के लिए आया है ए। 29 में क्या है भाई, एक मिनट देखते हैं। बिल्कुल सही, 29 का आंसर जिन बच्चों ने ए दिया है वो जो है बधाई के पात्र हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन है 30 का आंसर बताइए। नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कहां पर स्थापित किया गया भाई, बताइए। नैनो टेक्नोलॉजी का सेंटर जल्दी बताइए। 29 का ए बिल्कुल सही है। विनोद आपका आंसर वेरी गुड, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज, लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें।
यहाँ आपका आंसर होगा दोस्तों जयपुर। जयपुर में नैनो टेक्नोलॉजी का केंद्र राजस्थान में जयपुर में स्टेब्लिश किया गया है। याद रखना है दोस्तों, कहां पे स्टेब्लिश किया गया है? जयपुर में। नोट कर लीजिए जल्दी से। इनोवेशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है भाई, बताइए राजस्थान में इनोवेशन यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की गई है? बताइए। इनोवेशन यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, कहां स्थापित की जाएगी? बताइए जल्दी। क्रिकेट लवर का आंसर है 30 का है, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई जो लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बताइए भाई 31 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों डी, जयपुर। इनोवेशन यूनिवर्सिटी भी कहां स्टैब्लिश होगी दोस्तों? जयपुर में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ये नवीन जो एस्टेब्लिशमेंट है और कभी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में आपको, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में कभी भी आपको इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखें। ई डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय प्रशासन योजना सर्वप्रथम राजस्थान के किन जिलों में प्रस्तावित की गई थी? बताइए भाई। ई डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय प्रशासन योजना राजस्थान के किन जिलों में सबसे पहले प्रस्तावित की गई थी? जल्दी बताइए। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान वाज द ई डिस्ट्रिक्ट नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम फर्स्ट प्रपोज्ड? भारत सरकार की एक योजना है, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां पर की गई, ये बताना है भाई। बताइए जल्दी। यहां आपका आंसर होगा भाई ए, अजमेर व जोधपुर में। कहां पे किया गया था भाई? अजमेर और जोधपुर में। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में सेटकॉम स्टूडियो का संचालन किया जा रहा है, बताइए भाई। सेटकॉम, पहले तो ये देखिए सेटकॉम स्टूडियो का मतलब क्या है। सेटकॉम स्टूडियो का मतलब है दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टूडियो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टूडियो। उपग्रह संचार से संबंधित स्टूडियो को इस सेटकॉम स्टूडियो कहा गया है। क्रिकेट लवर का 32 के लिए आंसर आया है डी। आपका 32 के लिए आंसर है डी, आंसर नहीं होगा भाई। अजमेर व जोधपुर ए आंसर होगा। 32 का आंसर ए होगा दोस्तों, ठीक है। अब 33 देख लेते हैं। यहां पर भाई ये जो है राजस्थान में सेटकॉम स्टूडियो का संचालन कौन करता है? देखिए सेटकॉम स्टूडियो भी आपका रीजनल रिमोट सेंसिंग जो आपका केंद्र है जोधपुर में, वहां पर है। और रिमोट सेंसिंग केंद्र किसके अंडर में? इसरो के। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, इसरो, ठीक है ना। तो ये सेटकॉम स्टूडियो इसरो संचालित करता है राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 34। राजस्थान में एपीजे अब्दुल कलाम जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है, बताइए भाई। एपीजे अब्दुल कलाम जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है राजस्थान में? एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। कहाँ पर? एक तो यही पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर बायोटेक्नोलॉजी संस्थान का नाम है, ठीक है ना भाई। और कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? ये स्टैब्लिश किया गया है दोस्तों जयपुर में। कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में। याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट संस्थान है, ठीक है। जयपुर में स्टैब्लिश किया गया है। अगला देखें। निम्न में से किसी एक स्थान पर आर कैट की स्थापना नहीं की गई है? आर कैट की स्थापना कहाँ एक जगह नहीं की गई है? बताइए भाई। राजस्थान में हाईटेक टेक्नोलॉजी को लेकर आरकेट संस्थान स्थापित किए गए जो हर एक रीजनल हेडक्वार्टर पे थे। इनमें से कौन सी एक जगह पे नहीं है? तो नया रीजनल हेडक्वार्टर कौन सा है भाई? उस पे नहीं है, ये पाली। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, पाली में नहीं है, ठीक है। याद रखना है यहाँ आरकेट नहीं है, बाकी सारे 7 संभाग हैं जो पहले से है ना, इंक्लूडिंग भरतपुर, वहां सब जगह आरकेट की स्थापना सरकार ने कर दी थी। और सबसे पहले कहाँ? जयपुर में, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राजीव गांधी एविएशन संस्थान की स्थापना की गई है। राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कहां किया गया भाई? बताइए। राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश के एक इंस्टीट्यूट की तर्ज पे स्थापित किया गया है भाई,
कहाँ पे किया गया है? जयपुर में। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? जयपुर में। राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट भी कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? जयपुर में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जयपुर में स्टैब्लिश किया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 36 में हमने पूछा है कि राजीव गांधी एविएशन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है दोस्तों? ये की गई है जयपुर में। अगला देखें, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। देखिए, एक सिमिलर से शब्द है ना, सिमिलर से शब्द हैं, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से इसे याद रखना होगा। 36 का आंसर दिया है क्रिकेट लवर्स ने। क्या आंसर दिया भी? ए, बिल्कुल सही है आपका आंसर, यहाँ पर जयपुर होगा। अब 37 देखें, 37 का आंसर दीजिए भी जल्दी। देखिए कि राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी हैज बीन स्टैब्लिश, कहाँ पर स्थापित की गई है अभी बताइए? ये दोस्तों स्थापित की गई है जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित की गई है। ठीक है ना, फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है दोस्तों? ये भी हाईटेक यूनिवर्सिटी है फिनेंस के सेक्टर में। ठीक है, जैसे यूपीआई चल रहा है उस तरह से ही। आई स्टार्ट लॉन्च पैड संबंधित है। राजस्थान में एक स्कीम चलती है दोस्तों, आई स्टार्ट लॉन्च पैड। क्या चलता है? आई स्टार्ट लॉन्च पैड। ये किससे संबंधित है? क्या स्टार्टअप से, क्या निर्यात से, क्या निवेश से, क्या व्यापार से? है ना, स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों स्टार्टअप। ये जो स्कीम है किससे संबंधित है? स्टार्टअप से। आई स्टार्ट किससे संबंधित है दोस्तों? स्टार्टअप से। ठीक है, याद रखना है आपको कि राजस्थान में चल रहा आई स्टार्ट प्रोग्राम किससे संबंधित है? आपका उत्तर होगा स्टार्टअप से। ठीक है ना भाई, आई स्टार्ट लॉन्च पैड इज रिलेटेड टू स्टार्टअप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए। ठीक है भाई, अगला देखें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज की स्थापना की गई है। देखो भाई, आजकल एक चीज चल रही है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दोस्तों। सिकल सेल में क्या होता है, आपकी जो आरबीसी है ना वो इस तरह की हो जाती है। आरबीसी का आकार सामान्यतः कैसा होता है? हम उसको पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, देखेंगे तो इस तरह दिखाई देगा, तस्तरीनुमा। लेकिन यदि वो टेढ़ी हो जाए हंसिए के जैसी, जैसे घास काटने की दांती जिसको बोलते हैं ना हंसिया, है ना, सिक्किल उसी का नाम होता है। सिक्किल की तरह हो जाए तो उसको सिक्किल सेल एनीमिया कहते हैं, क्योंकि ये वाली जो कोशिका है ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना सकती है। ठीक है ना, वो रोग आदिवासियों में बहुत ज्यादा है। वो रोग क्या है दोस्तों? आदिवासियों में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये वाला सेंटर भी इंपॉर्टेंट है और सिकल सेल एनीमिया रोग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी फुल तैयारी करके जानी चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज की स्थापना कहाँ की गई है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। कहाँ है भाई? उदयपुर में है दोस्तों, क्योंकि आदिवासियों से संबंधित संभाग कौन सा है? उदयपुर। तो उदयपुर में एस्टेब्लिश किया गया है दोस्तों। ऐसे लॉजिक भी आप लगा सकते हो। 39 का आंसर बी दिया है किसने? प्लेनेट ब्यूटी। क्या बात है, भी बहुत अच्छे से नाम रखे हुए हैं। प्लेनेट ब्यूटी ने आंसर दिया बी, बिल्कुल सही है ना, आपने आपके नाम के अकॉर्डिंग बड़ा सुंदर आंसर दिया है, वेरी गुड। तो देख लीजिए भाई, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज जो है कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है, और ये रोग पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एक जेनेटिक रोग है, ये जेनेटिक डिजीज है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा की स्थापना की गई है। बताइए भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा की स्थापना कहाँ की गई है भाई? बताइए। जयपुर में है, पर यहाँ पर देखिए कहाँ, कहीं शाहपुरा लिख दिया, कहीं बस्सी लिख दिया, कहीं चाकसू लिख दिया, कहीं जमुआ रामगढ़ लिख दिया, है ना। तो अब आप फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि इतना तकनीकी रूप से थोड़ी ना तैयारी करेंगे अंदर तक, है ना, लेकिन करनी चाहिए, राजस्थान में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए भाई आंसर क्या होगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, ये देखो एक स्वास्थ्य की है ना, जिसको क्या बोलेंगे अपन, स्वास्थ्य सुधार की एक तकनीक है भाई, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा है ये क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा है दोस्तों। ठीक है, पंचकर्मा, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चाकसू जयपुर है ना, चाकसू में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? चाकसू में। लेकिन ऐसा ही एक और सेंटर बनाया गया
उसका नाम अलग है जरा, इसमें ही कंफ्यूजन आएगा। इसलिए दोनों क्वेश्चन मैंने साथ देने का प्रयास किया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा आए तो उत्तर होगा चाकसू जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, इंटरनेशनल सेंटर, जब ये आए तो आपका आंसर जोधपुर होगा दोस्तों। आपका आंसर क्या होगा? जोधपुर। दोनों फिर से समझ लो दोस्तों, इस तरह की कंफ्यूजन वाले चीजों के पूछे जाने की ज्यादा संभावना इसलिए है क्योंकि पेपर सेटर भी कभी क्या था, पेपर देने वाला वो भी कभी पेपर देता था, तो उसको वो सारे एक्सपीरियंस है कि बच्चा कैसे सोचता है, कहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सी चीज नहीं आएगी, तो हमें वैसी तैयारी करनी होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ होगा दोस्तों? जोधपुर में। और सीधा यदि पूछे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ है? चाकसू जयपुर में। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्रिकेट लवर का आंसर है 40 के लिए सी, बिल्कुल चाकसू जयपुर। जिनका आंसर क्वेश्चन नंबर 40 के लिए सी है वो बधाई के पात्र है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आंसर हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। दोनों इसलिए साथ में रखे ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन नहीं हो, इसकी सबसे अच्छी मेथड है दोस्तों कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। आप तुलना करके अध्ययन करेंगे, आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। आप ध्यान रखें, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है दोस्तों? पंचकर्मा से रिलेटेड जोधपुर में। याद रहेगा ना अब आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जा रही है? इंपॉर्टेंट है सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें आपकी आवश्यकता का ध्यान है, इसलिए आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजस्थान में फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है? यहां पर भी कंफ्यूजन वाली बातें आएंगी, इसलिए ये इसके साथ ही बता दूंगा मैं दोनों। ये स्थापित किया जा रहा है दोस्तों जयपुर में। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान सरकार कहां पर फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, तो वो है दोस्तों जयपुर, याद रहेगा। लेकिन कोई आपसे पूछे कि सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कहां है, आपका उत्तर होगा जोधपुर, वो भी राज्य सरकार की है। कोई आपसे पूछे सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों जोधपुर, याद रहेगा। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान सरकार फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां पे बनाने वाली है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों जयपुर। लेकिन यदि ये पूछ ले कि भारत सरकार राजस्थान में कहां पर अपने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक सेंटर खोलने वाली है, तो उसका आंसर होगा जोधपुर। तीन चीजें आ गई दोस्तों, यहीं पे जो है पेज फंस जाता है और यहीं हम जो है अपना क्वेश्चन, अपना आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, फिर से सुन लीजिए। यदि ये आ जाए कि राजस्थान की फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, तो जयपुर में। आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जयपुर में। कोई ये पूछ ले कि राजस्थान की पुलिस यूनिवर्सिटी कहां है, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों जोधपुर, याद आ गया। फिर तीसरी चीज है कि भारत सरकार राजस्थान में कहां पर फोरेंसिक साइंस संस्थान खोलने वाली है, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर, ठीक है ना दोस्तों। सरदार पटेल विश्वविद्यालय है ना, उसी के अंदर ही भारत सरकार अपना एक इंस्टीट्यूट खोलेगी, तो आपको याद रखना है वो वहां पे रहेगा। तो फोरेंसिक साइंस से संबंधित 3 सवाल हो गए, याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, गलत आंसर करके नहीं आना है बेटा, कैरियर का सवाल है, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है, बताओ भी दोस्तों क्या नाम है? भारत की पहली स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है भाई? जल्दी बताइए, आजकल बहुत चर्चा में ये मिसाइल। इसका नाम है दोस्तों रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम। ये रहा, आपका आंसर होगा डी। अब देखो, एक्चुअली रुद्रम नाम नहीं है दोस्तों, रुद्रम 1 है, रुद्रम 1 है। सिर्फ रुद्रम लिखा रहे और रुद्रम 1 भी ऑप्शन में हो तो आप रुद्रम 1 करके आना, क्योंकि आंसर वही है। जब 1 2 3 कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ रुद्रम लिखा हो, तब रुद्रम करके आए। लेकिन कहीं ये लिखा हो कि रुद्रम भी लिखा हो, रुद्रम 1 भी लिखा हो, तो रुद्रम 1 करके आना है, क्योंकि भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम 1 है दोस्तों, ठीक है ना। ये 3 मिसाइलें हैं, कितनी है दोस्तों? रुद्रम के 3 संस्करण हैं। पहला है रुद्रम 1, पहला क्या है दोस्तों? रुद्रम 1। दूसरा क्या है? रुद्रम 2। तीसरा क्या है? रुद्रम 3।
अब इतनी ज्यादा क्यों बन गई? एंटी रेडिएशन का मतलब है दोस्तों कि वो मिसाइल जिधर दागी जाती है ना, उसके रास्ते में जो भी इलेक्ट्रॉनिक संस्थान आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल आता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, उन सबको वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है ना। जैसे मान लो ये मिसाइल है, रेडिएशन ये ऊपर से गुजरी, नीचे कोई राडार है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, तो अब राडार जो है पीछे से आ रहे लड़ाकू विमान को पकड़ नहीं पाएगा। तो रुद्रम एक्चुअली रास्ता साफ करती है, किसके लिए? लड़ाकू विमान के लिए। रुद्रम मिसाइल क्या करती है दोस्तों? दुश्मन देश के इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठानों को न्यूट्रलाइज कर देती है, उदासीन कर देती है ना। वो काम के नहीं रहते। जैसे जेमर लगाए जाते हैं, एग्जाम चलता है, जेमर लगाते हैं ना, तो उसमें कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आप, उसी तरीके से वो वहां जाती है, वहां पर उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को उदासीन कर देती है। ठीक है ना दोस्तों? एसपी सर तारानगर, हेलो सर, आपका स्वागत है। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, अब इस मिसाइल का नाम तो रुद्रम है, इसके 3 संस्करण है दोस्तों। पहला है रुद्रम 1, इसकी मारक क्षमता है दोस्तों 15 किलोमीटर। मारक क्षमता कितनी है? 15 किलोमीटर। याद रखना है आपको, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 15 किलोमीटर। ठीक है ना। इसकी फिर रुद्रम सेकंड, इसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 300 किलोमीटर। रुद्रम थर्ड, इसकी मारक क्षमता है 500 किलोमीटर। देखिए भारत किस गति से काम करे वो देखो आप। ये 15 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। अब देखिए इसको शामिल कर लिया गया है, ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर ली गई है। किसको? रुद्रम 1 को। इसका सफल प्रयोग हो गया। ये शामिल नहीं हुई लेकिन सक्सेसफुल टेस्टेड है, सफल प्रयोग हो गया। इसका विकास चल रहा है, इसका विकास चल रहा है, ये विकास के चरण में, आपको याद रखना है। रुद्रम थर्ड विकास के चरण में है। रुद्रम 2 का टेस्टेड हो गया, सक्सेसफुली टेस्टेड, और रुद्रम 1 शामिल कर ली गई है। रेंज भी मैंने बताई, वर्तमान में क्या स्टेटस है वो भी बताया, और काम क्या करती है मैंने वो भी बताया। आरएस की वैकेंसी आ गई, अच्छा क्या बात है भाई, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। आरएस की वैकेंसी आ गई तो सबको बधाई हो भाई, बहुत बढ़िया। दम कम लगा देना दोस्तों इस बार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? डीआरडीओ ने, डीआरडीओ का क्या मतलब है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। जिसे कब बनाया गया? 1958 में। इसका काम क्या था? भारत के लिए आयुध प्रणालियां बनाना, भारत को मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, यही काम था ना। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करना। क्यों? क्योंकि दुश्मन देश के पास मिसाइल है, आपके पास नहीं है, तो दिक्कत है, तो मिसाइलें बनाना। अब डीआरडीओ ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, एक कार्यक्रम को बंद कर दिया है दोस्तों, उसके बारे में ही जानना चाह रहा है। विनोद बता रहे हैं 733 वैकेंसी आई है, बहुत बढ़िया भाई, सभी को बधाई दोस्तों। आप सबको आरएस वैकेंसी के लिए बधाई, शुभकामनाएं। आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा, है ना, और सफल होना ही है इस बार, है ना। कट ऑफ जो है प्रीलिम्स की थोड़ी ज्यादा जाने लग गई है, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी भाई। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना आप, उतनी बेहतर तैयारी होगी। स्ट्रेटेजी बना के पढ़िए। वही देखिए, पाकिस्तान के पास भी सेना है, उनके पास भी न्यूक्लियर बम है, भारत के पास भी सेना है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, फिर भी हर बार हम क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि स्ट्रेटेजी अच्छी है हमारी, है ना। तो आप जो स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे तो कामयाबी से दूर आपको कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है ना भाई। तो देखिए यहां पर डीआरडीओ द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया दोस्तों? वो बंद कर दिया गया है आपका त्रिशूल मिसाइल वाला। कौन सा दोस्तों? त्रिशूल मिसाइल। ये किस तरह की मिसाइल थी? ये सरफेस टू एयर थी। कैसी थी? S2A, सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। सतह से हवा में मार करती थी, सतह से हवा। और बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी लागत ज्यादा थी दोस्तों, बनाने में काम आ नहीं रही थी, लागत ज्यादा थी बनाने में, इसलिए सरकार ने इसको फिजिबल नहीं पाया और बंद कर दिया गया। और इसका जो बंद किया गया 2008 में। कब बंद किया गया दोस्तों? 2008 में इसका निर्माण बंद कर दिया गया। वो त्रिशूल मिसाइल है, याद रखना है आपको। पटना सीरीज की मिसाइल है। डीआरडीओ का जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था ना, एपीजे अब्दुल कलाम जिसके अध्यक्ष थे, उसके वाली है ये, तो अब बंद कर दी गई है। ठीक है, याद रखिए। अगला देखें, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इनमें से कौन सी मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है भी बताइए। टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है इसमें से? इंडिया एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है भी बताइए बच्चों। यहां आप देखेंगे कि अग्नि लिखी हुई है, वज्र लिखी हुई है, आकाश लिखी हुई है। अब देखो, आकाश मिसाइल तो इस तरह से हवा में, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। वज्र क्या है भाई? वज्र भाई एक क्या है, एक वो है आपका गन, तोप है बड़े वाली, ठीक है। और उसके बाद अग्नि है आपकी सरफेस टू सरफेस। नाग है भाई एंटी टैंक।
ये एंटी टैंक है, तो आपका आंसर ए होगा। नाग में एक चीज और याद रखें, इसमें एक तो आईआर रेडिएशन इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होता है? आईआर विकिरणें, इंफ्रारेड। दूसरा, इसको फायर एंड फॉरगेट तकनीक कहा जाता है। ये जिस तकनीक पे काम करती है ना, फायर एंड फॉरगेट इसे कहा जाता है। दूसरा, क्रिकेट लवर का आंसर है 45 के लिए सी। सी नहीं है बेटा, नाग। नाग मिसाइल है एंटी टैंक, ठीक है ना। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग। ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। किस पीढ़ी की? तीसरी पीढ़ी। ये याद रखना है आपको। किस पीढ़ी की मिसाइल है भाई? तीसरी पीढ़ी की, थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। आपको याद रखना है कि एक थर्ड जनरेशन की मिसाइल है, ठीक है। अगला देखें, देखिए यहां पर दो सूचियां दी गई है, आपको इनको मिलाना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द, है ना। लिस्ट में जो कोड दिए गए उनसे मैच करिए। देखिए भाई, पृथ्वी क्या है? पहले आप देखो पिनाका, देखो यार, जो थोड़ा सा जानकारी हो ना उसको देखें, पहले पिनाका को मैच करें। आप यहाँ लिख लीजिए पहले ए बी सी डी, फिर आगे उत्तर लिखेंगे और फिर यहाँ मैच कर लेंगे। देखिए पिनाका क्या है भाई? यह है बहुनाली रॉकेट प्रणाली। पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ना। जब कारगिल वॉर हुआ तो बड़ा बेहतरीन जो है इसने यूज किया। हमने आर्मेनिया नामक एक देश है उसको ये भेजा भी है, बेच दिया उसको, है ना। हम उसे निर्यात करते हैं। दूसरा, त्रिशूल मिसाइल अभी मैंने पढ़ाया। त्रिशूल कैसी मिसाइल थी? सतह से हवा में। ये देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल। तो बी का 4 होगा, सी का होगा आपका 1, सी का 1 हो गया भाई। तो एक तो उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा, बी का 4 और जो है सी का 1। तो हो सकता है बी आंसर हो। फिर से देखिए आप, पृथ्वी मिसाइल क्या करती है भाई? सतह से सतह पे। तो एक का हो गया 3। तो ये देखिए ये आपका आंसर होगा दोस्तों, बी। इस तरह से मैच कर लीजिए। लेकिन आज पहले क्या होता था दोस्तों, एक मैच हो जाता था ना, उसी से सारे निकाल लेते थे आप। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आरपीएससी के पेपर सेटर भी इस बात को समझ गए हैं कि ऐसा नहीं देना है। अब तक मिनिमम 2 नहीं मिलाएंगे ना आप तो आंसर नहीं मिलेगा, और कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया तो 3 तक मिलाने पड़ेंगे तब आपको उत्तर मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब आपको मिनिमम 2 तो पता होना ही चाहिए दोस्तों, है ना, या ये पता हो कि इनमें से ये होगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। प्रक्षेपास्त्र का मतलब मिसाइल ही होता है भाई। अस्त्र जो मिसाइल है वो क्या है? 2023 के मेंस और 2023 की प्रीलिम्स दोनों में पूछा गया सवाल, और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना, क्योंकि इसमें विशेषताएं बहुत है तो अलग अलग एंगल से पूछा जाएगा, ठीक है भाई। जैसे किस लड़ाकू विमान पे लगाया जा रहा है ये भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बताइए भाई किस तरह का है? अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर, हवा से हवा में आक्रमण करती है। और लड़ाकू विमानों जैसे सुखोई 30 MKI और तेजस 1A में इसे लगाया गया है दोस्तों। तो ये भारत की और स्वदेश निर्मित है। इससे पहले भारत आयात करता था किसका? एयर टू एयर मिसाइल का हम बनाते ही नहीं थे। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हम इसको देश में ही बनाने लग गए हैं। तो ये कैसी है? हवा से हवा में मार करने वाला। आपका आंसर होगा सी दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना 3 A से शुरू होने वाली मिसाइल है। एक मिसाइल है आकाश, एक मिसाइल है अग्नि, एक मिसाइल है अस्त्र। अब देखो दोस्तों 3 मिसाइलें होगी, ए से शुरू है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना आज कि जो अस्त्र मिसाइल है वो तो ए टू ए है, यानी एयर टू एयर। अग्नि मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, एस टू एस। और आकाश है सरफेस टू एयर। समझ में आ गई? याद रखना है कि आकाश मिसाइल जो है वो तो है सरफेस टू एयर, यानी सतह से हवा में, ठीक है। अग्नि है सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर। अस्त्र है ए टू ए यानी एयर टू एयर। ये दोनों मिसाइलें पटना सीरीज में बनाई गई है डीआरडीओ द्वारा। किसमें? पटना सीरीज में, है ना। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ना 1983 वाला, उसमें बनी है आकाश और अग्नि दोनों ही। जबकि अस्त्र इससे बाहर की मिसाइल है। अस्त्र तो एक नवीनतम मिसाइल है जिसको लड़ाकू विमान में लगाने के लिए बनाया गया और एयर टू एयर है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको ये। आगे देखें, भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से विकसित की है? इंडिया हैज डेवलप्ड बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बताइए, भारत ने एक बराक 8 मिसाइल यूज होती है दोस्तों। ये भारत के एक एंटी शिप मिसाइल है। कैसी मिसाइल है दोस्तों? एंटी शिप मिसाइल।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंटी शिप मिसाइल है। भारत की नेवी पर यदि कोई मिसाइल आक्रमण करती है तो ये मिसाइल उसको रास्ते में ही नष्ट कर देती है, तो ये एंटी शिप मिसाइल है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। या दूसरे देश के जो शिप है उनको भी ये नष्ट कर सकती है डायरेक्ट अटैक करके, ठीक है। तो एंटी शिप मिसाइल की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। और ये किस देश के सहयोग से बनाई है दोस्तों, इजराइल के सहयोग से, इजराइल के सहयोग से बनी है दोस्तों, याद रखना है बराक 8। क्यों, क्योंकि इससे पहले एक मिसाइल थी बराक, ठीक है, इसको हम आयात करते थे किससे, इजराइल से, पूर्ण रूप से आयात करते थे, ठीक है, कहां से, इजराइल से। लेकिन फिर भारत क्या करता है, देशों के साथ दोस्ती करने के बाद, उनसे जो है समझौता करने के बाद टेक्नोलॉजी लेने का प्रयास रहता है भारत का, जो कि एक अच्छी बात है, दूसरे देश से टेक्नोलॉजी खरीद लेना। तो भारत ने बराक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी ले ली और इजराइल को कह दिया कि आप हमारे यहाँ संयुक्त उत्पादन करो, तो इजराइल भी मान गया। तो उस मिसाइल का नाम रख दिया बराक 8। क्या रख दिया दोस्तों, बराक 8। इसलिए बराक 8 मिसाइल बराक का ही उन्नत संस्करण है, भारत के नेवी के शिप पे लगाई जाती है। और ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, अटैक कर सकती है, और इजराइल के सहयोग से बनी है। भारत में इसका संयुक्त उत्पादन होता है, ठीक है, याद रहेगा ना आपको, भारत में ही इसका संयुक्त उत्पादन होता है। आगे देखिए, कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड क्या है, व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज। ये जो थार्ड है ये क्या है भाई, बार बार न्यूज में आता रहता है थार्ड के बारे में, तो आप बताइए ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या ये इजराइल की एक राडार प्रणाली है, एन इजराइल राडार सिस्टम। दूसरा, भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम, इंडियाज डोमेस्टिक एंटी मिसाइल प्रोग्राम, या अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली, यूएस एंटी मिसाइल सिस्टम, या जापान और दक्षिण कोरिया के बीच का एक रक्षा सहयोग, क्या है बताइए दोस्तों। ये दोस्तों अमेरिका की एक एंटी डिफेंस जो है मिसाइल प्रणाली है, ठीक है ना, अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली है ये, ठीक है भाई, याद रखना है आपको, किस देश की है, अमेरिका की, थार्ड। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे आपको कभी आयरन डोम नाम मिले तो वो इजराइल का है, ठीक है ना। और भारत का कौन सा है, प्रद्युम्न अश्विन S-400 भारत ने लिया, जिसका नाम सुदर्शन रख दिया है। S-400 का नाम भारत ने क्या रखा है दोस्तों, सुदर्शन, याद रखना, S-400 का भारतीय नाम क्या है, सुदर्शन। भगवान विष्णु का चक्र था ना सुदर्शन, वही वाला है ना, ये क्या है जो भारत में S-400 का नया नाम है। थर्ड किस देश का है, अमेरिका का। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं दोस्तों, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ठीक है ना। ये टी की जगह थर्मल दे सकता है वो, है ना, या किसी भी शब्द का अर्थ बदल सकता है, तो आपको ध्यान रखना पूरा नाम क्या होगा, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है, बताइए भाई, कौन सी कंपनी है जिसने भारत को राफेल विमान दिया है। पहले तो देश याद रखना है, फ्रांस। हमने राफेल विमान खरीदे हैं फ्रांस से, टोटल कितने, 36, कुछ 2020 में आए, उसके बाद 2022 तक सारे आ गए, वर्तमान में हमारे पास सारे आ गए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अगली क्लास में आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।